हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे। अपने क्लास 12 बोर्ड्स के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि क्या होता है कि आजकल जो पेपर सेट होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर है। ये पेपर रट्टाफिकेशन बेस्ड नहीं आता। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक आप सवालों को लगाने में परेशानी महसूस करेंगे। और यही बात जब फ्यूचरिस्टिक एग्जामों में लागू कर दी जाए, जेई है, नीट है या सीयूईटी है, तो वहां भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आपके लिए बेहतर यही है कि डिटेल्ड वीडियो देखिए जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सवाल कैसा भी आएगा आप आसानी से कर लेंगे। इसी कड़ी में कि मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दे पाऊं टॉप क्वालिटी के, हम लोग चैप्टर 3 पर हैं और लास्ट पार्ट उसका करने वाले हैं, जो कि किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलिए बात को शुरू करते हैं, देखते हैं। तो ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी फुल चैप्टर शेड्यूल। ये सारे 5 पार्ट में ये चैप्टर डिवाइडेड था। 4 पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ये लास्ट पार्ट है विच इज किरचॉफ लॉ। तो आज हम लोग करने वाले हैं किरचॉफ लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर मैं आज जो मैं लिखता हूं वो लिखावट के साथ, एनोटेशंस के साथ उनको पीडीएफ मिल जाए तो उसका भी बंदोबस्त है। आप ज्वाइन कर सकते हैं अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल, और इसमें ज्वाइन करेंगे, यहां मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं तो आपको पीडीएफ मिलती चली जाएगी। और कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए आता है अरविंद एकेडमी ऐप। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, लाइव सेशंस चलते हैं। जैसे द्रोणा बैच अभी चल रहा है, मैं दिखाऊं तो ये द्रोणा बैच में शाम को लाइव सेशंस चलते हैं जहां पर आप मुझसे डायरेक्टली लाइव पढ़ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा डेडिकेटली हम लोग एनसीईआरटी कॉर्नर और पीवाईक्यूज कॉर्नर ये भी रखते हैं। मतलब पूरा तो डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब पढ़ाते ही हैं, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगवाते हैं अलग से उस पे लेक्चर रखकर, जिससे आपकी पढ़ाई हाई लेवल की कॉन्सेप्चुअल और स्ट्रांग हो सके। तो ये द्रोणा बैच फिजिक्स का है और बेटा ये द्रोणा बैच मैथमेटिक्स का है। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, लिंक दिया है अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाके इनरोल कर सकते हैं द्रोणा बैच के अंदर। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक था किरचॉफ लॉ। देखिए ये साइंटिस्ट के ही नाम पे लिखा है, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे किरचॉफ, और इन्होंने ओम्स लॉ को ही एक्सटेंड करके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए 2 बड़े ही काम के लॉ दिए। और उस जो लॉ हमको मिले जिसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ बोलते हैं, उसमें उनके मदद से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हम लोग किसी भी ब्रांच, अभी बात करेंगे ब्रांच क्या होती है, कहीं भी जाने वाली करंट, किसी 2 पॉइंट का पोटेंशियल, किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस वगैरह पता कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स का मतलब क्या है। देखिए कुछ तो ऐसी सर्किट्स होते हैं जिनको देख कर ही आप पता कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस इनके सीरीज में है कि पैरेलल में है ना। जैसे कि मैं यहां पर ऐसा सर्किट बनाऊं तो ये आप, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। दिस इज द सिंपल सर्किट, समझाने के लिए कि बात को आप पकड़ सके। अब ये सिंपल सर्किट है, सिंपल सर्किट। इस सर्किट में आप ओम्स लॉ ही लगाकर सारा काम कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ लगेगा लेकिन लगाने की आवश्यकता नहीं, उससे सरल ओम्स लॉ लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई सर्किट ऐसा है जहां पर कई सारे सेल लगे हुए हैं और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सीरीज है कौन पैरेलल में है। तो ये एक बहुत ही बेसिक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। ये क्या हो गया, बेसिक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। तो इन सर्किट में अगर आपको मान लीजिए इस ब्रांच में करंट चाहिए I1, तो कैसे पता करें। यहां पे मान लीजिए I2 है, यहां मान लीजिए I3 है, मैंने रफ एग्जांपल ले लिया। तो आप किरचॉफ लॉ की मदद से सभी ब्रांचेस में जो चाहे जहां चाहे वहां करंट निकाल सकते हैं। आपकी मर्जी हो जाए कि भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो भी आप निकाल पाएंगे। और रेजिस्टेंस निकालना हो कि मान लीजिए इसमें और इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है, वो भी निकाल सकते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स कौन से हुए जहां पर सीधे तौर पर हम लोग देख ना पाए कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, थोड़ी भसड़ मची रहे। उस भसड़ के तहत
क्लियर कट आइडिया ना हो पावे कौन सीरीज और पैरेलल में लगा हुआ है। तो वहां पे किरचॉफ लॉ की कहानी शुरू हो जाती है और बड़े सुंदर और पावरफुल लॉ हैं जो किसी भी सर्किट में अप्लाई किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं किरचॉफ लॉ को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की जो किरचॉफ लॉ में यूज किया जाता है, तो उसकी बात समझ लेते हैं, फिर किरचॉफ लॉ फटाफट पढ़ेंगे और सवाल लगाएंगे न्यूमेरिकल। तो ये देखिए किरचॉफ लॉ पे जो टर्मिनोलॉजी है बेसिक उसको समझते हैं। जैसे लिखा है पहला इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या है? द टर्म इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज यूज्ड फॉर ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। जो मैंने आपको बताया था पीछे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, वही आप इलेक्ट्रिक नेटवर्क ले सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तारों से या कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, सेल वगैरह भी लगे हैं उसके अंदर। अब दूसरी बात आती है जंक्शन। यहां पर मैं फिर से एक फोटो या डायग्राम बनाता हूं जिससे मैं अपनी बात कह सकूं और आप भी समझ सकें कि बातचीत क्या है। तो मान लीजिए ये सर्किट बना दिया और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ। बाकी सब ये आर वगैरह लगे हैं, R1 R2, वो आप समझदार हैं। ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड छोटा सा बच्चा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना दिया है। अब यहां पर लिखा हुआ है देखिए जंक्शन। तो जंक्शन किसे बोलेंगे? एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, वेयर मोर देन टू कंडक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर। तो देखिए मोर देन टू कंडक्टर्स कहां ज्वाइन है? इस पॉइंट F पर, इस पॉइंट C पर। तो F एंड C आर जंक्शंस, जहां पर दो से ज्यादा कंडक्टर। अब यहां पर तो आप समझ सकते हैं कि दो कंडक्टर हैं तो E को जंक्शन नहीं बोला है हमने, E जंक्शन नहीं है। और D ये कौन सा था? D भी जंक्शन नहीं है, A भी जंक्शन नहीं, B भी जंक्शन नहीं। जहां पर दो कंडक्टर से ज्यादा जुड़े हुए हों उनको हम बोल देते हैं जंक्शन। तो जंक्शन यहां क्या आ गया? F और C। बात पकड़ में आई होगी। लूप या मैश, लूप किसे बोलेंगे? एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड ए लूप। तो लूप का एग्जांपल यहां क्या हो सकता है? लूप का एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए आप ए से चले तो ए एफ सी बी ए। देखिए ए से एफ गए, एफ से सी आए, सी से बी आए, सी बी से ए आए, एक लूप बन गया। दूसरा लूप आप बना सकते हैं, और भी कई बना सकते हैं, एफ ई डी सी एफ। एफ से ई गए, ई से डी गए, डी से सी गए, सी से एफ गए। एक बड़ा लूप ले सकते हैं, ए एफ ई डी सी बी ए, यानी यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो जहां से चले थे वही पहुंच गए। और ये लूप्स के कुछ एग्जांपल्स है। क्लोज लूप, इसे मैश भी बोलते हैं, नॉर्मली लूप ही बोल देते हैं, क्लोज लूप। आप ये भी बात पकड़ पाए होंगे। फिर ब्रांच की बात करते हैं कि आखिर ब्रांच किसे बोलेंगे। अभी मैंने इस्तेमाल भी किया था ब्रांच की बात। तो ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन। दो जंक्शन के बीच में जो आपका पाथ रहेगा करंट का, उसे बोलते हैं ब्रांच। और ब्रांच में करंट सेम रहती है, हमेशा ध्यान रखिए। तो ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन टू जंक्शन, यानी इस और इसके बीच का FC जंक्शन है, तो FC ब्रांच है। तो ब्रांच क्या हो गई? ब्रांच हो गई बेटा FC, दो जंक्शन के बीच का पार्ट। और इसमें जो करंट होती है पूरी ब्रांच में, जो भी करंट यहां नहीं निकाली, अगर आप निकालें, इसको मैं I2 लिख दूं, तो इस पूरी ब्रांच में करंट सेम रहती है। ब्रांच टू ब्रांच, मतलब ब्रांच में करंट बदलती नहीं है। तो ये कुछ खास बातें हैं किरचॉफ लॉ को बेहतर समझने के लिए। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, फिर पढ़ा जंक्शन क्या होता है, फिर पढ़ा लूप किसे बोलेंगे या क्लोज लूप, और फिर पढ़ा ब्रांच क्या होता है। मैंने एक एक करके एग्जांपल देके आपको बताया जिससे आप सुंदर तरीके से सीख सके। चलिए आगे चलते हैं, किरचॉफ के लॉ को सीखते हैं फटाफट। बहुत ही सरल लॉज हैं और बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। तो यहां पे देखिए किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ कई नाम से जाना जाता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ से भी जानते हैं, इसे हम लोग जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं, या किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं, KCL भी बोलते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं। आप ध्यान रखिए, बातचीत हो, टीचर बोले या पेपर में आ जाए तो समझ पाए आप। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल, किरचॉफ करंट लॉ, इस तरीके से कई नाम इसके बन जाते हैं। ये बोलता क्या है
कि इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट एनी जंक्शन, हमने पीछे जंक्शन देखा था ना जहां दो से ज्यादा कंडक्टर जुड़ते थे, इज जीरो। यहां पर सिंपल भाषा में ये बोल रहे हैं कि अगर कोई जंक्शन है, जैसे यहां फोटो बना हुआ है, यहीं दिखा देता हूं, इस जंक्शन पे 4 वायर जुड़े हुए हैं, तो सिंपल याद क्या रखिए, बाकी लिखा तो अलजेब्रिक सम है, तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, ये सबसे सरल होता है। यहां पर समेशन आई इज इक्वल टू 0 है, तो अलजेब्रिक सम बोला है, आने वाली करंट को पॉजिटिव लिया है I1 प्लस I2 देखिए, और इस जंक्शन को छोड़ के जाने वाली करंट को माइनस I3 माइनस I4 लिया है। आप ऐसे भी किताब में जो लिखा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन ये आसान होता है याद कर पाना कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, यानी इसी को लिखना हो तो मैं क्या लिख दूंगा, आने वाली थी I1 प्लस I2 और जाने वाली थी I3 प्लस I4। दिस इज मच इजियर टू रिमेंबर, इसकी अपेक्षा ये, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अभी मैं कुछ और बातें बताऊंगा, वो भी ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट किताबों में अलग अलग भाषा और साइन कन्वेंशन यूज किए जाते हैं। आपके क्लास में भी जो क्लास टीचर पढ़ा रहे होंगे या फिजिक्स के टीचर होंगे, हो सकता है कुछ साइंस अलग यूज करें, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, सभी लोग सही रहते हैं, बस उसको देखने का नजरिया अलग होता है। तो यहां पर मैं जो साइन कन्वेंशन बताऊं, अगर आपके क्लास टीचर से नहीं मैच कर रहा है, किसी किताब से नहीं मैच कर रहा है, तो ना उस किताब को गलत बोलना है, ना अरविंद सर जो पढ़ा रहे हैं उसको गलत बोलना है, रिजल्ट विल बी सेम। बस उसको देखने का नजरिया है। देखने का मतलब कि अगर मैंने राइट हैंड साइड लिखा है तो I3 I4 पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो I3 I4 निगेटिव है, यही मामला होता है बस। तो उस पर ध्यान ना देके आप मेरी बताई गई बात पे अगर आप चलेंगे, तो आपका हर सवाल, हर कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से निकलेगा, कभी आपको गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि मैं सारी चीज देखकर उस पर रिसर्च कर फिर पकड़ता हूं, जिससे आपके लिए सुविधा हो। तो ये बात आप पकड़ पाए होंगे, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। और ये जो लॉ होता है किरचॉफ लॉ, ये किस पर बेस्ड होता है, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे, क्योंकि जितने चार्जेस आएंगे पर यूनिट टाइम, उतने चार्जेस को यहां जाना पड़ेगा। बीच में कहीं पर इनके पास रिजर्वायर या गोडाउन नहीं है कि वहां पर इकट्ठा हो सके। गोडाउन में चीजें इकट्ठा की जाती है ना, उसको रिजर्वायर भी बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। तो आप यहां पर इनके पास तार में कोई रिजर्वायर नहीं है जहां पर ये चार्जेस इकट्ठा हो सके, तो पर यूनिट टाइम जितने आ रहे हैं उतने जाने पड़ेंगे, इसलिए ये लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। पहला लॉ इतना ही था, देखिए कितना आसान लॉ है, एप्लीकेशन के वक्त थोड़ी सी बात सीखेंगे हम लोग। अब दूसरे लॉ की बात करते हैं, जिसे किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते हैं, या आप बोलेंगे दूसरा नाम लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, पहला केसीएल दूसरा केवीएल। तो इसके तरह तरह के 3-4 नाम है, पकड़ के रखिएगा, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ लूप लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ये क्या बोलता है, देखिए ये बोलता है अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन द वोल्टेज इन पोटेंशियल मस्ट बी 0। फिर उसी को फिर से रिपीट मार रहा है, और द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स इन एनी लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। दूसरा पार्ट थोड़ा सा झंझटिया लगता है, रुक जाइए। सिंपल पहला पार्ट क्या है वो मैं समझा देता हूं। वो ये बोल रहा है कि किसी भी क्लोज लूप में होने वाला जो पोटेंशियल का चेंज है उसका एल्जेब्रिक सम, जब एल्जेब्रिक बोलेंगे तो किसी को हम प्लस कहेंगे, किसी को हम माइनस कहेंगे। किसको प्लस और किसको माइनस कहेंगे अभी अगली स्लाइड्स में मैं आपको समझा दूंगा। उसको जब आप जोड़ेंगे तो समेशन डेल्टा वी या सिग्मा डेल्टा वी की वैल्यू 0 आती है। तो यहां जो सर्किट जैसे बनाया था किसी क्लोज लूप में, इसलिए लूप लॉ बोला है। मैं फिर से ना ड्रॉ करते हुए पीछे वाली सर्किट पे जाता हूं। जैसे ये लूप थे हमारे AFCBA, यहां पर अगर चेंज होने वाले वोल्टेजेस को, पोटेंशियल्स को हम उनका एल्जेब्रिक सम कर दें तो इन द क्लोज लूप इट विल बी 0। अब जब आगे हम सीखेंगे जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं कंडक्टर, इस पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं माना जाता। ए पर जो पोटेंशियल है वही एफ पर पोटेंशियल है, तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन एफ से सी जाएंगे तो 2 यहां पर
डिवाइसेस लगी हुई, एक सेल लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस, वहां पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो उन पोटेंशियल ड्रॉप को, या बढ़ रहा है पोटेंशियल, तो किसको हम प्लस और किसको माइनस लेके चलेंगे, तो वो मैं बताता हूं। फिर सवाल एक न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो बात पूरी अच्छे से पकड़ लेंगे आप। आइए चलते हैं वापस, आपको अंदाजा लगा होगा। और ये हम लोगों ने लूप लॉ का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसको पढ़ लिया। अब साइन कन्वेंशन क्या है, ध्यान रखिएगा, फिर से याद दिला रहा हूं कि ये साइन कन्वेंशन आप जो बुक पढ़ते हैं उससे अलग हो सकता है, आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं उससे अलग हो सकता है, देखने का नजरिया अलग होता है, सही उनका भी है, सही मेरा भी है। इस रूल को फॉलो करेंगे तो बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, हर चीज सही निकलती है। तो आइए देख लेते हैं। तो साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग लूप लॉ, लूप लॉ को अप्लाई करने के लिए साइन कन्वेंशन क्या पकड़ेंगे हम, बहुत अच्छी बात। तो लिखा वी कैन टेक एनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब ये जो लूप बनेगा हमारा, ये मान लीजिए कोई लूप बना है, जैसे मैंने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपको दिखाया था, तो इसमें आप जो भी लिखा हुआ ए बी सी डी, इसमें आप ऐसे भी चल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या आप ऐसे भी चल सकते हैं क्लॉकवाइज। आप ऐसे ए डी सी बी मूव करना चाहते हैं या ए बी डी ए मूव करना चाहते हैं, इट इज अप टू यू, दोनों तरीके से बात सही निकलेगी, ये आपकी चॉइस है। द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज पॉजिटिव, अब ये डायरेक्शन की बात कर रहा है। अब आप जिस भी रास्ते से चल रहे हैं, मान लीजिए यहां पर आपने एंटी क्लॉकवाइज चला, तो इस सेल की बात देखें, प्लस से माइनस जा रहे हैं ना, तो जब आप प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे यहां पर जैसे, तो हम लोग इसको ईएमएफ को माइनस लेते हैं। तो जब आप किसी भी सेल में मान लीजिए इस तरह मूव कर रहे हैं, और यहां पे देखिए इसका उल्टा बनाया है, तो वाला केस हो गया। अगर इस तरह मूव कर रहे हैं तो इसका अगर ईएमएफ ई है, तो इस ईएमएफ को हम पोटेंशियल ड्रॉप लेते हैं, विच इज माइनस ई। माइनस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, प्लस वाले का ज्यादा होता, माइनस वाले का कम। तो अब ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, यानी घट गया पोटेंशियल माइनस ई। और यहीं पर अगर आप इस सेल में ई इसका ईएमएफ है, अगर आप माइनस से प्लस जा रहे हैं, जो भी आपने रास्ता पकड़ा है, तो इसका आप पोटेंशियल लेते हैं प्लस ई। कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो प्लस ई पकड़ लेंगे, समझ गए। यानी सेल में जिस प्लेट की तरफ जा रहे हैं, माइनस की तरफ या प्लस की तरफ, वही माइनस ई या प्लस ई पकड़ लीजिए। माइनस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस ई, प्लस प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस ई, बात खत्म, ठीक है। तो ये तो सेल का कार्यक्रम सेट हो गया। द ईएमएफ ऑफ सेल इज टेकन एज नेगेटिव, वो मैंने समझा दिया आपको। अब जहां पर रेजिस्टेंस होगा उसका जिक्र कर लेते हैं, जो हमारे कोर्स में नॉर्मली रहता है। द करंट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट इज टेकन एज, अब यहां पर देखिए ये जो बात लिखी वही समझा देता हूं, आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए आप इस तरह मूव कर रहे हैं और करंट का डायरेक्शन इधर है, ये करंट का डायरेक्शन और ये आप, यानी आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ए से बी जब करंट जाएगी तो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल में जाती है। तो जब भी कम पोटेंशियल की तरफ जाए, पोटेंशियल ड्रॉप ले लेते हैं। इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन हमें एल्जेब्रिक सम के लिए माइनस आई आर लेना है कि इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि ये प्लस वाले का ज्यादा पोटेंशियल था, माइनस वाले का कम, तो कम पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए V इज इक्वल टू माइनस आर, माइनस आई आर। और यहीं पे उल्टा अगर जा रहे हैं, ये आई की डायरेक्शन आप उल्टा, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा था, इसका पोटेंशियल कम, तो आप ज्यादा की तरफ जा रहे हैं ना, उल्टा, ये ज्यादा ये कम, तो V इज इक्वल टू प्लस आई आर। ठीक। बाकी किताबों में कैपेसिटर्स का, अगर कहीं पे कैपेसिटर लगाओ, मान लो हाई हॉट्स क्वेश्चन बन जाए, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले, तो वहां पर कैपेसिटर भी कभी कभी डाल देते हैं। आपके बोर्ड में नॉर्मली नहीं आता है कैपेसिटर डाला हुआ, लेकिन फिर भी अगर कैपेसिटर डाला हुआ आ जाए तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, देखिए ये नेगेटिव प्लेट है, आप इधर मूव कर रहे हैं तो प्लस से कम पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो आप जानते थे Q इज इक्वल टू CV होता था, तो पोटेंशियल Q अपॉन C माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए माइनस ले लीजिएगा। पोटेंशियल ड्रॉप,
भाई प्लस प्लेट है माइनस है, और इसका उल्टा जा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए तो ये एडिशनल नॉलेज, आप प्लस की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ा दीजिएगा प्लस क्यू बाई सी। हमेशा ये ध्यान रखिए, ज्यादा पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो प्लस, कम पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो माइनस, खेल खत्म। तो आप समझ गए कि साइन कैसे लेना है, लेकिन केवल थ्योरी से समझ के काम बनता नहीं है, एक न्यूमेरिकल लेंगे तो शानदार तरीके से आप सीख पाएंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ये न्यूमेरिकल, इसको मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप इसमें समझ जाएंगे। लिखा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच सेल। ये डायग्राम है, एक दो सेल लगे हैं, इनके अगेंस्ट में पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, एंड द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन आर। और आर का मतलब ये है, इसमें एनर्जी डिसिपेशन कितना है, तो आई स्क्वायर आर अगर लगा दूं पर सेकेंड एनर्जी डिसिपेशन, तो करंट की वैल्यू हमको चाहिए, आर तो गिवन ही है, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस हमको चाहिए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 जो स्मॉल लिखा है, तो हमें इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इन पॉइंट के बीच के, तो V चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग अप्लाई करते हैं किरचॉफ करंट लॉ, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में हमारी कोशिश रहती है कि करंट I1, I2, I3, I4 मान सकते हैं, तो हम कम से कम करंट मानते हैं, मतलब I1, I2 नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं वो कम लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशन हमको चाहिए होगी सॉल्व करने के लिए। आप जानते हैं 3 वेरिएबल्स हैं अननोन, तो 3 इक्वेशन लीनियर हमको चाहिए कम से कम, तब वो 3 की वैल्यू निकलेगी। तो ज्यादा हम अगर वेरिएबल्स बना देंगे तो ज्यादा इक्वेशन मेहनत पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी करंट यहां फ्लो कराई जा सकती है। तो मान लेते हैं इस सेल से जो करंट निकल रही है बेटा वो I1 है, कहीं से कुछ भी निकाल सकते हैं, इट इज अप टू, कुछ गलती नहीं होती। अगर I1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है आंसर में तो यानी करंट का डायरेक्शन सही था, और I1 की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो ये डायरेक्शन जो मैंने माना है उससे विपरीत दिशा में असल में करंट जा रही है। बस अब यहां से इस वाले सेल से भी आप एक करंट निकाल लो विच इज I2। अब यहां से देखिए I2 गई, यहां से I1 आई, ये जो आ रही थी, इसमें दोनों मिल गई I1 प्लस I2। समझ गए भाई, यहां से I2 यहां से I1 और दोनों जुड़ गई, फिर यहां पे I1 प्लस I2 ही है, और इस वाले में जितनी करंट गई थी उतनी की वापसी हो गई, यानी I1 इधर चली गई और I2 हमारी इधर चली गई। ये कौन सा लॉ लगाया, किरचॉफ का करंट लॉ, पहला लॉ। बस काम खत्म, 2 वेरिएबल्स बनाए हमने, वरना पता लगा I1, I2, I3 3 बनाने का कोई औचित्य नहीं था। ये 3 ब्रांचेस है सर, इससे I1 निकली, इसमें I2 निकली, इसमें I3 गई, तो 3 फिर हमें गुणा गणित करनी पड़ती निकालने के लिए, 2 में ही काम बन जाएगा। चलिए फटाफट इक्वेशन लिखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, या KVL लिख देता हूं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो कि सेकंड लॉ था, इसके लिए क्लोज लूप लेना पड़ेगा। तो फॉर क्लोज लूप, एक क्लोज लूप हम लोग पकड़ते हैं, उसको लिखते हैं ADCBA। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, AD शुरू कीजिए, यहां तो मैंने नाम ही नहीं रखे, तो मैं नाम लिख देता हूं पहले, A इसको रख दो, D इसको रख दो, F इसको रख दो, E इसको रख दो, B इसको रख दो, B मतलब ये बहुत ऊपर लिख दिया है, B यहां पकड़ लीजिए साहब, और C इसको पकड़ लीजिए। तो ये अब आप समझ गए। तो ADC, ADCBA, ये देखिए ये जो लूप है इसको ले लिया, आप कोई भी लूप ले सकते हैं, और जिस डायरेक्शन में मैंने लिखा है उसी डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं, यानी ADC, यानी मेरा मूवमेंट इसी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से इधर। ऐसे ही आप भी लिखा करिए तो आसानी पर रहेगी, जिस डायरेक्शन में मूव करें उसी के अकॉर्डिंग इसको छाप दें। बस आप शुरू हो जाइए, बहुत आसान सी बात होती है। A से D जा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में करंट मानी है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल हो जाएगा ड्रॉप। तो इसको क्या लिख देंगे आप, -I1 प्लस I2 इंटू 4। अभी समझाया था ना, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, या करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
तो कम पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, माइनस लगा दीजिए। फिर डी से सी चले तो केवल तार था, कोई मामला नहीं, कोई ड्रॉप नहीं आया। फिर सी से इसमें बढ़े, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप, करंट है I1, पोटेंशियल ड्रॉप I1 इंटू 2, V इज इक्वल टू IR। तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया I1 इंटू 2 ओम, ये जो लिखा है। फिर आगे बढ़े, यहां पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस प्लेट की तरफ जा रहे हैं ना, करंट नहीं देखते हैं सेल में, प्लस प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो 12 वोल्ट ऐड कर दीजिए प्लस का। और फिर आप बी पहुंचे, बी से कोई ड्रॉप नहीं, सबका समेशन 0, यही है समेशन ऑफ डेल्टा वी। ये क्या चीज लिखी है आपने, सिग्मा ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। चेंज इन पोटेंशियल को का एल्जेब्रिक सम बराबर 0 इन द क्लोज लूप। बहुत प्यार से काम बन गया, आप इस इक्वेशन को लिख पाए हैं। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर 2I1 था, ये 4I1 है, तो आ जाएगा -6I1, और I2 का हो गया -4I2 प्लस 12 बराबर 0। इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई किया जाए तो आप लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड भी हो रही है और प्लस भी ले लो, तो इसको लिख सकते हो 3I1 प्लस 2I2 बराबर मेरे ख्याल से 6 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मेरे ख्याल से ठीक लिखा, इसको उधर ले गए तो 2 से डिवाइड किया 3I1, 2 से डिवाइड किया 2, और ये बचा 6। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, हाईलाइट हो जाए थोड़ा सा। पहली इक्वेशन आ गई है, कि क्वेश्चन और मिलेगी, खेल खत्म कर देंगे। अब मैं कलर बदल लेता हूं और फिर से एक दूसरा क्लोज लूप लेता हूं। फॉर क्लोज लूप, क्योंकि एक इक्वेशन से तो सवाल निकल नहीं पाएगा। अब ये आप चाहो तो नीचे वाला क्लोज लूप ले लो, ए डी ई एफ ए। कौन सा लिया, ए डी ई एफ ए, ऊपर वाला फिर नीचे वाला। जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह चल पड़ो, यानी मैं इस तरफ चल रहा हूं। थोड़ा पीला कलर कम दिख रहा होगा व्हाइट पर, ध्यान दीजिएगा तो दिखेगा। तो ये ए डी ई एफ ए ऐसे चलूंगा। तो अब ए से डी चलो, यहां पर I1 प्लस I2 करंट थी, उसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 4। फिर आप डी से ई आए, कोई ड्रॉप नहीं, केवल वायर था, इसके क्रॉस गए, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में चल रहे हो, माइनस हो जाएगा। तो माइनस I2 इंटू 1 ओम। अब इस सेल पर आ गए हो, सेल की प्लस प्लेट की तरफ जा रहे हो, तो प्लस 6 वोल्ट बराबर 0। अगेन ये हम लोगों ने क्लोज लूप यानी केवीएल ही अप्लाई किया। इतना तो आप अब जरूर बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर देखिए वैल्यू कितनी आ गई, I1 लिखे तो -4I1, I2 में -4 आएगा, ये -1 है तो -5I2 आ जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। यानी अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं या 6 को एक तरफ ले लूं तो वैल्यू लिखी जा सकती है 4I1 प्लस 5I2 बराबर 6। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देखिए बड़े ही प्यार से। अब इन दोनों इक्वेशन को हम फटाफट सॉल्व कर देते हैं और वैल्यू निकालने की तरफ बढ़ जाते हैं। इन दो इक्वेशन से I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहां पर इतनी गुंजाइश तो है कि इनको सॉल्व किया जा सके। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशंस को जो ऊपर वाली थी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सिंपल सॉल्व कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखेंगे I2 गायब हो जाएगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 15I1 प्लस 10I2 बराबर 30। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 8I1 प्लस 10I2 बराबर 12। इसको आप घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, यहां पे घटा तो आ गया 7I1। ये दोनों कट गए थे देखिए, और यहां 30 में से 12 गया तो 18 आ गया। तो I1 फटाफट आपने निकाली कितनी, 18/7 एम्पियर। और ये जो वैल्यू आई है बेटा ये प्लस में है। इसका मतलब क्या है कि I1 का जो डायरेक्शन हमने पकड़ा था वो बिल्कुल सही है, इसी डायरेक्शन में करंट जा रही है। अगर I1 नेगेटिव आती तो इसका मतलब ये होता कि हमने जो माना था डायरेक्शन
उसकी विपरीत दिशा में वो जा रही है। मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं कि आप पूरी बात बढ़िया ढंग से समझ लें। अब I1 निकल आई, अब I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए पहली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन लिखी है। तो फ्रॉम 1, पहली इक्वेशन क्या थी, 3I1 प्लस 2I2 बराबर 6। I1 वैल्यू पुट कर दो तो 3 इंटू I1 है 18/7 और प्लस 2I2 बराबर 6। तो 2I2 की वैल्यू कितनी हो गई यहां बेटा, 6 माइनस 54/7। ये इसको करोगे तो 18 3 54 यानी 54/7। अब इसको और सॉल्व कर लो, 42 माइनस 54/7। अब आप देखोगे तो ये -12/7 आता हुआ दिख रहा है जी। अब I2 कितना हो गया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो -12/2 इंटू 7 मतलब -6/7 एम्पियर। तो ये देखिए I2 जो आया है माइनस में आया है। तो मैंने जो I2 का डायरेक्शन माना था, हमने I2 ऐसे माना था, असल में करंट ऐसी नहीं जा रही है, असल में करंट ऐसी जा रही है यहां पर, क्योंकि माइनस आ गया है। बात पकड़ में आ गई होगी उम्मीद कर रहा हूं मैं। तो ये यहां पर ये बात आप समझ गए कि माइनस आने का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब पीडी अक्रॉस आर बात कर लेते हैं। इसके अक्रॉस पीडी कितनी है, तो पीडी कितनी होगी, I1 प्लस I2 इंटू आर, यही पोटेंशियल ड्रॉप है। तो मैं एक अलग स्लाइड लेता हूं, यहां पर लिखूंगा तो काफी कचड़ पचड़ हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता हूं पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी अक्रॉस आर, ये मान लीजिए V है, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी आपने देखा था करंट थी उसमें I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस था R, अभी देख पाए थे। I1 की वैल्यू ले लो तो 18/7 है और I2 विथ साइन -6/7, ये निकाली थी ना, ये देखा I1 I2, ये I1 है और इसके नीचे I2 थी, ये I2 -6/7, वही वैल्यू ले रहे हैं। और बाकी बात यहां हमने क्या किया था, I1 प्लस I2 इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप के लिए। तो यहां पर देखिए ये लिखा और आर रेजिस्टेंस कितना था 4, ये देखिए 4 है। तो यहां पर हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां 7 एलसीएम आ जाएगा तो 18 माइनस 6 यानी 12/7 इंटू 4 बचा। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आया, 48/7 वोल्ट। अब पीडी अक्रॉस ईच सेल ले लो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल। ईच सेल क्यों कह रहे हैं ये दिखा देता हूं आपको। यहां पर देखिए जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां हो रहा है वही ये सेल का पार्ट है पूरा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का पार्ट है। तो वही इन दोनों के बीच में ड्रॉप होगा, वही यहां इस सर्किट में ड्रॉप होगा, क्योंकि तीनों आर्म पैरेलल हैं। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो जो ड्रॉप इस पे हुआ वही ड्रॉप इस पे हुआ, वही ड्रॉप इस पे, इन पॉइंट्स के बीच है, इन यहां और यहां मत समझ लेना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का पार्ट है, स्मॉल आर लिखा है, ठीक। तो तीनों जगह पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम। तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच सेल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, जो कि था 48/7 वोल्ट। बात समझ में आ गई, ये ऊपर से निकाला था, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये पूछा था एनर्जी डिसिपेटेड आर में, तो एनर्जी डिसिपेटेड in R which is 4 ohm resistor, तो ये वैल्यू कितनी रही, I स्क्वायर R, तो करंट थी I1 प्लस I2 स्क्वायर इंटू आर। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकंड है। यहां पर देखिए करंट थी I1 प्लस I2, I स्क्वायर R पावर का फॉर्मूला, तो यहां पर लिख देता हूं एनर्जी डिसिपेटेड इन R पर सेकंड, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये पावर का फॉर्मूला लगाया है, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R भी होता है, ये आपको मालूम है। तो टोटल करंट I1 प्लस I2 का स्क्वायर इंटू R, तो I1 प्लस I2 कितनी थी,
ये यहां पे निकाली थी 12/7 आई थी इन दोनों को जोड़ने पर। तो ये लिख देता हूं फिर भी 18/7 माइनस 6/7 का स्क्वायर इंटू आर था 4 ओम। ये 12/7 थी का स्क्वायर इंटू 4 जूल पर सेकेंड। पावर है, वॉट लिख दो। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 का स्क्वायर 144 इंटू 4 करोगे तो 576 अपॉन 49 जूल पर सेकेंड। और इसकी वैल्यू अगर और कैलकुलेट करो तो 11.75 जूल पर सेकेंड इतना आपका आंसर आ रहा है। तो ये देखिए किरचॉफ लॉ का एक अच्छा सवाल था जिसमें केवल करंट ही नहीं पूछी थी, आपसे पावर डिसिपेशन और एक दो चीजें और पूछी थी। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए जिससे आपको पूरा आइडिया मिले। फिर अगला सवाल एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल्स हैं उनको भी हम लोग लेंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल समझ में आना बहुत जरूरी था क्योंकि यहां पर आपको पावर का मतलब है शक्ति किरचॉफ लॉ की देखने का मौका मिलता है एक छोटे से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, जहां ये समझ पाना मुश्किल हो कि सीरीज पैरेलल एग्जैक्टली है क्या। तो मैं हटता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। पूरा बेहतर ढंग से मैंने समझा मारा है जिससे आप समझ पाए। ये नोट किया होगा आपने। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं जैसे नीचे की बात भी। ये देखिए पूरा ये सॉल्व भी कर दिया आपके लिए जिसे आप कहीं भी अटके नहीं। और इसका ये सेकंड स्लाइड है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं जिससे कि आपको पूरी चीज क्लैरिटी के साथ मिल जाए। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा पॉज करके या जैसे भी। अब अगली बात आपके सामने लाता हूं। ये एनसीईआरटी का बेटा एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में ये क्यूब है देखिए, और इस क्यूब में हर आर्म में आर रेजिस्टेंस है। जैसा बोला है फिर से पढ़ लेते हैं। ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट 10 वोल्ट की बैटरी देखिए यहां लगी हुई है एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क। एक ए पॉइंट पे कनेक्ट है, रेड कलर लू यहां तभी दिखेगा। ये देखिए यहां से कनेक्टेड है और एक यहां से कनेक्टेड है, डायगोनली अपोजिट बैटरी लगी। ये बैटरी सेल है ऑफ क्यूबिकल नेटवर्कर कंसिस्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1। सभी का रेजिस्टेंस ये जो आर है, ये आर की वैल्यू कितनी है सभी के लिए 1 ओम। अभी हम आर पकड़ लेते हैं बहरहाल सबके लिए। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। इसका ए और सी जो लिखा है, सी है ना, सी डैश छापे, सी डैश है। ए और सी डैश के बीच में कितना रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो निकालना है। देखिए और क्या पूछा है, एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब, और करंट कितनी कितनी जा रही है। देखिए ये तो जो फिगर था वो मैंने एनसीईआरटी से ले लिया है, जिसमें करंट शुरू में नहीं दी रहती है। अब यहां पर क्या है ना, इस सवाल में आपको सिमेट्रिसिटी का फायदा मिलता है। यहां पर असली पावर किरचॉफ लॉ की नहीं दिखती इस सवाल में। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिसिटी होने की वजह से ये हमें थोड़ा सा ध्यान उसका फायदा उठा लेते हैं हम और सवाल सरल हो जाता है। तो किरचॉफ लॉ लगेगा, लेकिन असली पावर जैसे पहले सवाल में दिखी थी किरचॉफ लॉ की, वैसी कम दिखती है। खैर एनीवे, सवाल पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बताने की तरफ चल रहा हूं। तो मैं आपको एक समझाने के लिए एक क्यूब, इसी क्यूब को फिर से बना रहा हूं। और ऐसे देखिए क्यूब बना था यहां पर। अब ध्यान से अगर आप देखिए, इसमें करंट शुरू में नहीं दी गई थी, और ये जितनी आर्म है सब में रेजिस्टेंस समझिएगा, ऐसे रेजिस्टेंस है सब में। इस क्यूब में हर आर्म में आर रेजिस्टेंस है। तो मैं आर एक दो जगह लिख देता हूं, बाकी आप समझदार हैं। बहुत ज्यादा लिखूंगा तो किचड़ पिचड़ हो जाएगी। अब यहां पर देखिए क्या सीन है साहब। इस पॉइंट को आपने ए बोला था और इस पॉइंट को सी डैश बोला था, और एक सेल लगा के आप बैठे हैं इसके अंदर ऐसे। यही सिचुएशन थी। अब आप यहां से अगर देखें, इस आर्म से आगे बढ़ें तो ये देखेंगे जिस तरीके से ये जा रही है तीनों आर्म में, वो सिमेट्रिसिटी है। यहां से गई 2 पाथ मिले, यहां से गई 2 पाथ मिले, यहां से गई इसको 2 पाथ मिले, फिर आने के लिए फिर वही 3 पाथ जैसे गई थी वैसे लौट आई। यानी यहां से 2 पाथ मिले, पहुंचने के लिए फिर 2 पाथ, यहां से गई 2 पाथ मिले, फिर पहुंचने के लिए 2 पाथ, यहां से गई फिर 2 पाथ मिले और पहुंचने के लिए फिर 2 पाथ। तो ये क्यूब जो है सिमेट्रिक इन नेचर है।
अगर ये सिमेट्रिक इन नेचर है तो इसका फायदा हम उठा लेते हैं। फायदा क्या उठा लेते हैं कि अगर हम यहां पर शुरुआत करें किसी करंट की, तो जितनी करंट इधर जा रही है उतनी इधर जाएगी, उतनी इधर जाएगी। तो 3 पार्ट में करंट को डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, करंट को ही 3I मान लेते हैं। आई 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 भेजना आसान हो जाएगा। अगर केवल आई बोलोगे तो I/3 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 कहना पड़ेगा, अपॉन में आ जाएगा, विच इज हमारे लिए डिस्कंफर्टेबल हो सकता है थोड़ा। क्यों ना मौके का फायदा उठाएं। तो मान लीजिए 3I करंट यहां से गई, तो इसमें करंट देखिए I आ गई, इसमें करंट भी I चली गई, इसमें भी करंट I चली गई। ऐसा क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक थी इसमें। तो जो करंट एक में जा रही है वही दूसरे में, वही तीसरे में। अब देखिए यहां पे भी इन्होंने यही बताया है, लेकिन मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं कि आप ध्यानपूर्वक बातों को पकड़ पाइए। अब यहां पर जब करंट ये आई पहुंची इस पॉइंट पर, जो कि इन्होंने A' बोला है, तो इसके पास 2 रास्ते हैं जाने के लिए, दोनों में फिर सिमेट्री है। तो इसी करंट का 2 टुकड़ा, यानी I का I/2 इधर और I/2 इधर चली जाएगी। आप बात को पकड़ पाए होंगे। अब यहां से करंट आई गई थी, तो इसके पास यहां देखिए 2 चीजें, 2 पाथ मिले, यहां भी I/2, यहां भी I/2 चली गई। ये बड़ी आई करंट यहां पर पहुंची, इसको भी 2 आर्म मिला I/2, क्योंकि सिमेट्रिसिटी है I/2। अब यहां पर देखिए इस आर्म में एक I/2 यहां से आ रही, एक I/2 यहां से आ रही, तो ये करंट क्या हो गई, आई। देखिए I/2 यहां से आई और एक इधर से आ रही थी, दोनों I/2 मिली तो आई इधर पहुंच गई। यहां से I/2 यहां पहुंची, यहां से I/2 यहां पहुंची, इसमें गई तो वापस आई। यहां का देखिए I/2 यहां से गई, I/2 यहां से गई, मिलके वापस आई। तो इसको पहुंचने वाली करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिसिटी कर लिया है। यानी जो KCL लगता है ना, वो सीधी तौर पे KCL ना लगा तो KCL ही है, लेकिन KCL लगाते वक्त हमें सिमेट्रिसिटी का फायदा मिल गया है, तो वो हमने यहां पे इस्तेमाल कर लिया जैसे हम समझ पाए। मेरे ख्याल से बात समझे होंगे अब आप। अब हम ये 10 वोल्ट की बैटरी थी वगैरह वगैरह, जो भी बातें, जैसे कुछ टर्म्स लिखे, इसके सिंबल्स लिखे हैं, तो वो भी आप लिख लें। मैं यहां पर एक लूप लेने वाला हूं, A के बाद B था यहां, और बेटा ये C था, और तो कुछ हमारे ख्याल से ये बैटरी थी तो E कह देते हैं। अब यहां पर देखें बेटा कि आप क्लोज लूप ले लीजिए, KVL लगाएंगे तो क्लोज लूप ले लेते हैं, कौन सा, A B C C' E A। तो A B C C' E A, ध्यान से देख लीजिए, A से B जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, C से C' जा रहे हैं, C' से E जा रहे हैं, E से A जा रहे हैं। बात आपकी समझ में आई होगी। यहां पे KVL लगाने की कोशिश की, जिस डायरेक्शन में ये इसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो आप करंट की डायरेक्शन में बढ़े तो AB के बीच में -IR, फिर B से C गए उसी डायरेक्शन में तो -I/2R। एग्रीड। अब यहां C से C' गए उसी डायरेक्शन में, फिर से IR-, फिर आप पहुंचे प्लस टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन नहीं है, कंफ्यूज ना कर जाओ। इस तरफ जा रहे हैं तो प्लस, यानी +10 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश करें तो अच्छा, इसको मैं अभी E लिख देता हूं, बाद में E की वैल्यू रख दूंगा, है ना। अभी R में ही लिखा है, R की वैल्यू भी नहीं पुट की है, तो मैं इसको बेटा यहां पर E लिख देता हूं। ये इक्वेशन बन गई। R की वैल्यू कुछ भी दी हो, इस तरह से आप निकाल पाएंगे। तो इन सबको जोड़ा तो ये हो जाएगा -2 2.5 IR आ जाएगा, -5/2R प्लस E बराबर 0। इसको जोड़ लीजिएगा, ये 2 हो गया, आधा 2.5 मतलब 5/2। आप अपने तरह से जोड़ लीजिए इसको। अभी E की वैल्यू देखिए क्या बनी, यहां EMF की बात करें तो I भी था इसमें, I चूक गए हैं, तो E की वैल्यू हो गई 5/2 I इंटू R। ये रिलेशनशिप हमने बड़े प्यार से निकाल ली है। अब एक कदम और आगे चलते हैं, R इक्विवेलेंट निकालने की चेष्टा करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लीजिए, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
अक्रॉस ए सी डैश, वो क्या ले रहे हैं, आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट में इसी के लिए हम पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा देते हैं। तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर टोटल ईएमएफ जो कि ई था, और ई अपॉन करंट की वैल्यू जो कि 3i जा रही थी पूरे सर्किट के लिए। सर्किट इसके अक्रॉस हमने आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया था, और टोटल ईएमएफ ई था और 3i की करंट थी, V इक्वल टू आई आर जैसा हिसाब किताब हमने बैठा दिया है। अब यहां पर आप क्या करें, ये जो ई निकालें यहीं से वैल्यू पुट कर दीजिए यहां। तो ये हो गया 5/2IR अपॉन 3i, और देखिए i से i गया कट, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 5/6R। ये R इक्विवेलेंट कितना है, 5/6R। हर R में रेजिस्टेंस अगर R है तो R इक्विवेलेंट है 5/6R। अब हियर क्वेश्चन में क्या दिया था, हियर गिवन इन क्वेश्चन हमारा R की वैल्यू 1 ओम थी, तो इसके तहत हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, 5/6 इंटू 1 मतलब 5/6 ओम। तो ये तो देखिए आंसर मिल गया, जहां बोला था कि आप रेजिस्टेंस बता देवें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये मिल चुका है हमको। अब पूछा है ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। अब आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं आई की, और आई कहां से मिलेगा, यहां इसको इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, आर मिल गया, इसको इस्तेमाल कर लीजिए, या इसको किसी को भी इस्तेमाल कर लीजिए आप। तो आई निकालना है तो हम लोग चलिए आर इक्विवेलेंट इसको पकड़ लेते हैं। आर इक्विवेलेंट हमारे पास था ई अपॉन 3i। आर इक्विवेलेंट निकाल चुके हो 5/6 ओम। ई हमको पता है 10 वोल्ट है, ये रहा 3i, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 एम्पियर। तो आई अगर 4 एम्पियर है तो आप यहां पर अब लिखना शुरू कर दीजिए। हर आर में आई का मतलब कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। I/2 का मतलब हो गया 2 एम्पियर, बस समझ गए आप, ये 4 एम्पियर, एंड सो ऑन, I/2i ये 4 एम्पियर। इसी तरीके से ये जहां आधा है, 4 का आधा 2, तो 2 एम्पियर। इसी तरीके से आप सबकी वैल्यू लिख सकते हैं। बस बन गया, जहां मैंने नहीं लिखा वहां खुद बन लीजिएगा, उसमें क्या है ना। ये देखिए सवाल इस तरह से 2 एम्पियर सवाल निकल आया। तो ध्यान रखिएगा, इसमें रियल पावर ऑफ किरचॉफ लॉ देखने का मौका नहीं मिलता, सिमेट्रिसिटी का फायदा मिलता है। सवाल इसलिए कराया कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपके सामने आ जाएगा, समझ लेंगे तो आसानी से कर लेंगे। तो मैं दिखाता हूं, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल हम लोग फिर लेंगे एनसीईआरटी का ही, जो काफी रियल पावर ऑफ किरचॉफ लॉ आपको शो करेगा। तो ये आप नोट कर पाए होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये देखिए, ये आप नोट कर पाए होंगे। अगली कहानी लेके चलते हैं। अब देखिए एक सवाल और पकड़ते हैं हम लोग, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बेटा, और एनसीईआरटी क्वेश्चन में यहां पर रियल पावर ऑफ किरचॉफ लॉ दिखेगी, जो पहले सवाल में दिखी थी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ज्यादा है। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, सभी ब्रांचों में हमें करंट शायद निकालनी है, करंट निकालनी है ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ठीक, अब इस फिगर में पहले से करंट देखिए बनी है, मैं इसी को फॉलो करने वाला हूं। अब आपके पास जब ये बना होगा तो आप कोई भी करंट कहीं से निकाल सकते हैं, कीपिंग दिस इन माइंड कि जो किरचॉफ का पहला लॉ है वहां I1, I2, I3 जो वेरिएबल्स ले रहे हैं वो ज्यादा ना हो, कम से कम हो। कम से कम होंगे तो आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस कम चाहिए होंगी, सॉल्व करने में दिक्कत कम आएगी। ठीक, तो यहां पर देखिए जैसा इन्होंने बताया है वो पहले लिख देता हूं। इस सेल से I1 करंट निकाली है, दिख रही होगी। I1 आगे बढ़ी, अब इस I1 में से बाय द वे सपोज करो I2 इधर चली गई,
तो I1 में I2 चलेगी तो यहां कितनी बची, दूसरी आर में I1 माइनस I2, ये KCL लग गया है, पहला लॉ, यही पहला लॉ है। अब यहां से I1 माइनस I2 चली, यहां से I2 यहां पहुंची, ये सेल एक और लगा था, आप यहां से भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन मैं भसड़ा ना करते हुए यहां से आपने एक तीसरी करंट पकड़ ली I3, वो I3 यहां पहुंची और यहां से पहुंची थी I2, ये करंट कितनी थी I2, यहां से करंट कितनी थी I3, दोनों करंट आपस में मिल गई तो I2 प्लस I3 इसमें चली गई, इसमें I1 गई थी तो इधर I1 आएगी, तो I2 प्लस I3 में से I1 घटा दी, देखो इसमें जो करंट है वो है I2 प्लस I3 माइनस I1, ये जो करंट आ रही थी I2 प्लस I3, इसमें से I1 इधर चली गई, बची हुई जो करंट है इसमें I1 गई थी, ये इसमें वाली करंट है, इसको हटाऊं कैसे, ये इसमें, ये इसकी करंट है और इसमें तो हमारी I1 निकल गई थी, तो I2 प्लस I3 से I1 निकल गई, बची हुई करंट इधर गई I2 प्लस I3 माइनस I1, यहां से करंट आ रही थी आपकी I1 माइनस I2 इस डायरेक्शन में, यहां पर ये दोनों करंट मिल गई तो I1 इससे कट गया, I2 इससे कट गया, I3 बची, I3 इधर चली गई, जितनी करंट निकली उतनी पहुंच गई और ये तीन वेरिएबल बने I1, I2, I3। इस कॉम्बिनेशन में आप किसी भी तरह से करंट मानेंगे तो कम से कम I1, I2, I3 तीन अननोन वेरिएबल हमारे सामने आएंगे, तो हमें तीन इक्वेशंस चाहिए, तीन क्लोज लूप लेने पड़ेंगे और तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तीन से कम वेरिएबल बन नहीं रहे हैं, ज्यादा बनाने को तो आप कितने बना दीजिए, 4 बना दीजिए, 5 बना दीजिए। खैर अब यहां पे क्लोज लूप लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हम केवीएल इस्तेमाल करने की तरफ, सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ गए हैं। जो हम क्लोज लूप पहले लेंगे, जिसे मैं लिख रहा हूं ADCA। ADCA क्या है, ADCA आपको दिखाई, हला कर थोड़ा बहुत दिख जाएगा, ये डायरेक्शन है नीचे वाले लूप की। तो यहां से A से D शुरू कीजिए, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, आप माइनस ले लेंगे, तो इसको लिखेंगे माइनस I1 माइनस I2 इंटू 4 पोटेंशियल ड्रॉप। फिर D से आगे बढ़े, करंट की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, करंट इधर आ रही थी, आप इधर, तो ये प्लस ले लेंगे आप, तो +2 या I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2। अब C पे पहुंच गए, C से आगे बढ़े, जिस डायरेक्शन में करंट है उधर ही आप जा रहे हैं, माइनस हो जाएगा, तो माइनस I1 इंटू 1। फिर ये सेल प्लस माइनस देख रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो +10 वोल्ट बराबर 0। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 बराबर 0। इसे आप लिख दें इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आपको आई होगी। इसी से I1 I2 को जोड़ घटा के लिख लिया। अब दूसरी में यहां पर एक दूसरा क्लोज लूप ले रहा हूं। क्लोज लूप, तीन इक्वेशन चाहिए, एक मिली है अभी, ए बी सी ए। अब ये देखिए ए बी सी ए क्या है, ए बी सी ए, ये हम इस तरीके से बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे तो पीला कलर दिखेगा। तो ए से बी बढ़िए, आप जिस डायरेक्शन में करंट है उधर ही आप बढ़ रहे हैं, तो माइनस I2 इंटू 4 इसी डायरेक्शन में बढ़े। फिर इधर बढ़े तो I2 प्लस I3 इधर जा रही है, आप भी इधर जा रहे हैं, तो I2 प्लस I3 इंटू 2 माइनस में I2 प्लस I3 और इंटू 2। अब आप C पर पहुंच चुके हैं, C से इधर चले, जिधर आप चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, फिर माइनस, तो माइनस I1 इंटू 1 और सेल में आ गए +10। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कई टीचर्स माइनस प्लस अलग टाइप से लेते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं, ना वो गलत है ना मैं गलत हूं। मेरी तरह से अगर आप निकालेंगे तो कहीं समस्या नहीं आएगी। किताबों में भी अलग लिखा हो सकता है, कुछ किताबों में इधर लिखा है तो +10, उधर लिखा है तो -10, इतना फर्क होता है। खैर अब ये एक सेकेंड इक्वेशन आ गई, इसको थोड़ा सा
बराबर बैठाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी इक्वेशन लिख देते हैं। 3 इक्वेशन चाहिए थी, तो अब क्लोज लूप ले लेते हैं बेटा। कौन सा? हम ले लेते हैं बी सी डी ई बी। तो बी से शुरू कर दिए, बी सी डी, बी सी डी ई बी, यहां का मामला है। व्हाइट कलर आपको दिखेगा नहीं, तो मैं इसको इस तरह से मूव कर रहा हूं इसके अंदर। अब लिखता हूं, यहां से चले आप उसी डायरेक्शन में जिधर करंट है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस I2 प्लस I3 इंटू 2। बढ़िया, सी पहुंच गए, सी से आगे बढ़े उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट है, तो माइनस I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2। डी पहुंच गए, डी से इधर गए तो कंडक्टिंग वायर है, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई ड्रॉप नहीं। प्लस माइनस प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस 5। ये देखिए एक इक्वेशन और मिलेगी यहां से, इसको लिख सकते हो 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 बराबर -5। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों जो केवीएल लगा के मैंने तीनों इक्वेशन लिख मारी हैं। अब अगली जगह मैं इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। जब कर ही रहे हैं तो 5 मिनट और सही। तो तीनों इक्वेशंस को मैं वहां पे अगली स्लाइड में निकाल के आपको दिखाता हूं। तो यहां लिख लेता हूं, अपने पास जो 3 इक्वेशंस थी वो थी 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 बराबर 10। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ये 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 बराबर 10। दूसरी है I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर 10। यानी I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी भी पकड़ लेते हैं, 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 बराबर -5। 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 बराबर -5। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, इन दो इक्वेशंस को ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमको क्या दिख रहा है, 6I2 सेम है, तो आप ऐड कर दीजिए इन दोनों को। तो एडिंग कट जाएगा 1 प्लस 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये भी निपट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे। 7 प्लस 1 8I1 आएगा। 8I1 बराबर 20। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 एम्पियर, या इसको लिख सकते हैं 2.5 एम्पियर। ठीक, क्योंकि इन दोनों को जोड़ते ही ये वैल्यू और ये वैल्यू निपट गई थी। अब आगे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 2। दूसरी इक्वेशन में, ये इस इक्वेशन में हम लोग I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 5/2 प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर 10। थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 प्लस 12I2 प्लस 4I3 बराबर 20। अब थोड़ा सिंप्लीफाई बराबर करके लिखते हैं, 12I2 प्लस 4I3 बराबर 15। ये इक्वेशन नंबर 4 कह दो इसे। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तीसरी इक्वेशन ये नीचे वाली है, यहां I1 की वैल्यू पुट कर दो। तो 2 इंटू 5/2 फिर -4I2 माइनस 4I3 बराबर -5। ये 2 से 2 गया कट, तो वैल्यू कितनी आ गई, -4I2
-4i3 -5 इधर हो गया तो -10, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2i2 प्लस 2i3 बराबर 5। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। देखिए अब चौथी, अब इसको क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये i3 खा जाएगा, यानी 4 को ऐसे ही लिखा, -2 से इक्वेशन नंबर 5 मल्टीप्लाई कर दी। तो यहां पर कलर को थोड़ा बदल लेते हैं, एक जैसा ना लगे। चौथी इक्वेशन लिखते हैं 12i2 प्लस 4i3 बराबर 15। इसको मल्टीप्लाई 2 से करके लिख रहे हैं, 4i2 प्लस 4i3 बराबर 10, माइनस माइनस माइनस। ठीक, तो ये तो भाई साहब कट गए दोनों, 12 में से 4 गया, 8i2 बराबर 5। तो i2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5/8 एम्पियर। तो देखिए i1 भी आ गया है, ये देखिए i1 भी आ गया था और i2 भी आ गया था। अब i3 की बात कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ले लो, तो i1 प्लस 6i2, ये इसकी बात कर रहा हूं, प्लस 2i3 बराबर 10 था। वैल्यू रख देते हैं जो i1 i2 निकाली है। तो i1 की वैल्यू हो गई 5/2 प्लस 6 इंटू 5/8, क्योंकि i2 हमारी आई है 5/8, प्लस 2i3 बराबर 10। तो ये वैल्यू हो गई 5/2, ये 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 15/4, 2i3 बराबर 10। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा पहला वाला 10, ये वाला 15, और 8i3 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 40। तो 8i3 बराबर 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15। तो i3 की वैल्यू कितनी हो गई, 15/8 एम्पियर, जिसे आप 17/8 एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए तीसरी वैल्यू भी निकल आई। इस तरह से थोड़ी सी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी जिससे आप तीनों वैल्यूज ऐसे निकाल पाए। मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया है। अब करंट इन वेरियस ब्रांचेस, ये तो i1 i2 i3 निकली है। अब यहां पर अगर बात की जाए, देखिए इसमें करंट कितनी है, मैं यहीं पे लिखने का प्रयास कर दूं क्या। देखिए अब यहां पर बात कर रहे हैं i2, तो i2 तो हमने निकाल दी थी। ये i2 कितनी थी बेटा, 5/8 एम्पियर। और ये कहां गई, i1 प्लस i2 थी, तो इसकी बात करेंगे तो i1 हमारी थी 2.5 एम्पियर, या 2.5 का मतलब 5/2 एम्पियर, माइनस i2, और i2 हमारी थी 5/8 एम्पियर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 5 बटे क्या बोलना चाहिए, एडी के बीच में, तो 4 आ गया, तो 10 माइनस 5/8 आता हुआ दिख रहा है। क्या ये ठीक है, i1 माइनस i2, i1 थी हमारी 5/2 2.5 एम्पियर, और i2 थी 5/8। ठीक है, घटा दिया, 8 आ गया, तो 20 आ जाएगा ऊपर, सॉरी। तो ये आ जाएगा 20 माइनस 5/8 विच इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर, जिसे कई जगह आप 17/8 एम्पियर भी लिख सकते हो। ये इसकी वैल्यू हो गई। इसी तरीके से आप i1 निकालोगे तो i1 तो पहले ही निकाल चुके हो, 5/2 एम्पियर है, और i3 हमने अलग से निकाली थी जो कि थी 17/8 एम्पियर। इसको आप जोड़ो घटाओगे, i2 प्लस i3 प्लस माइनस i3, तो दिस इज द करंट इन CD ब्रांच। यहां पर मिलेगी 0 वैल्यू, ये कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि i2 प्लस i3 जोड़ डालो सब, तो जोड़ के वैल्यू कितनी बन जाएगी, 0, और कोई बची रह गई, और i2 प्लस i3, तो ये BC के अंदर आप जब निकालोगे तो मिलेगी 5/2 एम्पियर। i2 i3 को जोड़ दो, i2 5/8 था और i3 15/8 था, 5/2 और 15/8 जोड़ोगे, ये आपका
I2 प्लस I3 BC के अंदर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। और कोई रह जाती है, इसी तरह बाकी निकाल लीजिएगा। I3 हमको पता ही थी कि I3 की वैल्यू 15/8, I3 हमको पता है जो कि 15/8 है। सब निकल आई मुझे लगता है, और I2 सब वैल्यू निकल आई है। इस तरह आप सारी वैल्यूज का आंसर लिख सकते हैं। और इसी चीज को पोर्ट्रे अगर करना हो, ये तो मैंने लिख दिया यहां पर बढ़िया से, और एक स्लाइड और डाल देते हैं। और अगर आप लिखना चाहें किस किस ब्रांच में कितनी करंट है, तो ये हो जाएगी ब्रांच, अच्छे से पूरी बात समझते हुए। करंट्स जो ए बी में गई थी वो कितनी थी, 5/8 एम्पियर। सी ए में है 2, सबको जोड़ के आप दे सकते हैं। DEB में है 17/8 एम्पियर। AD की बात करें 17/8 एम्पियर। CD की बात करें तो 0 एम्पियर, और BC की बात करें 1/2 एम्पियर। ये देखिए सारे ब्रांचेस में जो करंट थी आपने निकाली, मेरे ख्याल से यही पूछा था। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में, ई करंट इन ब्रिज ब्रांच। तो ये आप नोट कर सकते हैं किस तरह से यहां पर असली पावर ऑफ किरचॉफ लॉ आपको देखने को मिलती है। तो आप ये पॉज कर दिया मैंने, नोट कर सकते हैं पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। अगली बात करते हैं, ये इसकी वर्किंग थी जो आप समझ पाए। और वर्किंग करने के बाद ये भी नोट किया होगा आपने, उसके बाद जिसमें जो करंट जा रही थी उसी की वैल्यू रख के जोड़ घटा लो। तो ये जोड़ घटाने के बाद यहां लिख भी दिए, और ये तीसरा पार्ट जो आता है ये आपका किस ब्रांच में कितनी करंट है ये निकल आता है। तो ये नोट कर लें आप, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये किरचॉफ लॉ का ही एप्लीकेशन है। किस काम में आता है, किसी भी जो एक रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बहुत ही तेजी से, प्रिसाइज या एक्यूरेटली एंड स्पीडली, बहुत क्विकली एंड एक्यूरेटली, बहुत तेजी से और सही। कैसे निकालते हैं वो दिखाते हैं आपको। तो यहां पर देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर को या शेप को हम व्हीट स्टोन ब्रिज बोलेंगे। एक रेजिस्टेंस P इधर लगा है, Q इधर लगा है, R इधर, S इधर। ये PQ आर्म को बोलते हैं रेशियो आर्म, इसे बोल देते हैं रेशियो आर्म, इसे बोल देते हैं स्टैंडर्ड आर्म। और ये अननोन रेजिस्टेंस जिसे S निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक, ये नाम है इसका। तो PQRS, और बीच में गैल्वेनोमीटर होता है, ये ब्रिज का काम करता है। जब इस गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 आती मतलब कोई भी करंट नहीं है, B और D का पोटेंशियल सेम है, उस समय जब इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होती, तो हम बोलते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जब होता है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, तो हम क्या देखते हैं बेटा, ये कंडीशन फॉलो करती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये कंडीशन आपके एग्जाम में डेराइव करने को भी आती है, तो मैं इसको डेराइव करके भी अभी दिखा दूंगा। ये कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की। बैलेंस्ड होने का मतलब क्या है, ये जो गैल्वेनोमीटर BD के बीच लगा है इसमें करंट की वैल्यू 0 है, तो बैलेंस्ड है। अगर करंट की वैल्यू 0 नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड के केस में फिर क्या करेंगे हम, फिर हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। यहां पे तो क्या है, अगर S निकालना है देखो, तो S को क्या लिख सकते हो, S इज इक्वल टू R इंटू Q अपॉन P, और यहां से आपकी S की वैल्यू निकल गई। ये तीनों हमको पता है। और ये इसको 0 कैसे करते हैं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस को बदलते जाते हैं और कोशिश करते हैं 0 हो जाए। जब 0 हो जाता है तो हम इसका RQP वैल्यू रख के S निकाल लेते हैं। अगर ये बैलेंस ना हुआ
गैल्वेनोमीटर में करंट कुछ ना कुछ जा रही है, फिर इसको निकालने की बात आएगी तो क्या करेंगे आप, फिर आपको किरचॉफ लॉ लगाना पड़ जाएगा, जो कि नॉर्मली आपके यहाँ आएगा नहीं। व्हीट स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है तभी इसका फायदा है, वरना तो क्या फायदा है। तो ये देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस की व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस, जैसे एस को पता कर रहे हैं, क्विकली एंड एक्यूरेटली, बहुत तेजी से और सही, इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस, इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेस। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि बैलेंस्ड कंडीशन में ये कहां से आया, और आपके एग्जामिनेशन में ये डेराइव करने को आता भी है और कंडीशन भी पता होनी चाहिए। तो एक मैं इंसर्ट करता हूं स्लाइड और यहां लिख देता हूं डेरिवेशन। तो बहुत ही प्यार से ये लिखा हमने डेरिवेशन। अब बना लेते हैं एक फिगर जैसे वहां बनी थी। एक रेजिस्टेंस देखिए ऐसे चला गया, एक रेजिस्टेंस ऐसे, बीच में हमने इसको लगा दिया गैल्वेनोमीटर जी, और इसका रेजिस्टेंस भी जी ही है, और एक इधर और एक इधर। ये देखिए बना, नाम दे दो पी क्यू आर एस, ये इसके रेजिस्टेंस है, इसका जी रेजिस्टेंस है, और एक उठा के यहां पे सेल लगा दो, ये ईएमएफ ई लग गया। अब करंट थोड़ा सा यहां पर लपेट देते हैं करंट को। ये मान लीजिए प्लस माइनस था, यहां से करंट इसने आई भेजी तो लौटने वाली करंट भी आई होगी। यहां से इसमें करंट बाइफरकेट होगी, मान लो इसमें I1 चली गई तो इसको मैं I2 ले रहा हूं, ठीक। I माइनस I2 भी लिख सकते थे, I1 I2, क्योंकि अभी देखिएगा बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इस I1 करंट आगे बढ़ी तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है उसको मैं IG कह देता हूं, I1 में से IG निकल गई तो इसमें I1 माइनस IG मिली, किरचॉफ का पहला लॉ। अब यहां से IG आ रही है, यहां से I2 आ रही है, तो दोनों आपस में मिल गई। यहां पर कितनी करंट मिली, I2 प्लस IG, यहां पहुंची, और यहां से I1 माइनस IG प्लस IG माइनस IG कट गया, और यहां से करंट आपको कितनी मिल गई, I1 प्लस I2 विच इज I। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये I1 प्लस I2 मिलेगी, जो कि I के बराबर थी, यहां जो दिख रहा था आपको। तो ये करंट का हम लोगों ने बाइफरकेशन कर दिया, या किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दिया। अब यहां पर कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे लूप लेना पड़ेगा तो हम पहचान पाए। इसको कह दो A, इसको कह दो B, इसको कह दो C, इसको कह दो D, और ये E तो रखा ही है। तो पहला क्लोज लूप लेते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, अप्लाइंग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो क्लोज लूप लेते हैं, कौन सा लूप पकड़ते हैं, ABDA, ABDA। हम इस तरीके से चलने की चाहत रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी चल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये I1 से B में गए इसी डायरेक्शन में, तो वैल्यू क्या हो गई, देखिए जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट है, तो माइनस I1 इंटू P, P इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वन। फिर इसमें चले गए तो IG करंट है, G इसका रेजिस्टेंस है, सेम डायरेक्शन, तो माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस G। यहां पहुंचे D पर, उल्टा गए तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस I2 इंटू R बराबर 0। तो इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दे तो I1P प्लस IgG माइनस I2R बराबर 0। इसे चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, बड़ी आसानी से बातचीत हो जाती है। अब दूसरा लॉ लेते हैं, क्लोज लूप। क्लोज लूप लिया जो कि था BCDB, तो यहां पकड़िए BCDB, हमने ये कहानी इसकी पकड़ी। तो B से C चलो, तो B से C डायरेक्शन ऑफ करंट, हमारा मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो I1 माइनस IG इंटू Q, माइनस में I1 माइनस IG इंटू Q। C पहुंच गया हो, C से अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस I2 प्लस IG इंटू S। फिर आप इधर गए हो अपोजिट, प्लस आ जाएगा, तो प्लस
आई जी जी बराबर 0। तो इसको रीअरेंज, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यू क्या बनेगी, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू माइनस I2 प्लस आई जी इंटू एस माइनस आई जी इंटू जी बराबर 0। अब देखिए, जब बैलेंस्ड ब्रिज है तो आई जी की वैल्यू 0 होगी, यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा ऊपर करता हूं और लिखता हूं कि इन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हमारी आईजी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, तभी हम बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन अब क्या बन जाएंगी, तो ये हमारी अब बन जाएगी, क्योंकि आईजी हमने 0 पुट कर दी बैलेंस कंडीशन में, I1P ये 0 हो गया आईजी, माइनस I2R बराबर 0। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं, या यहां पर I1P बराबर I2R, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। कलर को बदलते हुए फिर इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। IG 0 पुट कर दिया है, तो I1 इंटू क्यू, IG 0 है, माइनस I2 इंटू एस, IG 0 है बराबर 0। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई, I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू एस। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब क्या करें, इस 3 4 को डिवाइड कर दें, 3/4, तो I1P अपॉन I1Q, I2R अपॉन I2S। तो ये I1 I1 I2 I2 कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई P अपॉन Q इज इक्वल टू R बाई S। ये प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, या जो भी लिख दो आप, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। अच्छा, कुछ बच्चे ना इसमें ये भी घबरा जाते हैं कभी कभी कि जो P बाई क्यू R बाई एस था, यहां पर देखिए, ये एकदम दिमाग खोल के याद कीजिएगा, ये जो कहानी थी, ये P था, Q था, R था, S था, P बाई क्यू पर R। मैथमेटिकली अगर चाहे तो R Q को रिप्लेस कर सकते हैं, इंटरचेंज, तो आप Q बाई S लिख देंगे, तो ये वही तो कंडीशन है ऊपर वाली, तो इसको P अपॉन R इज इक्वल टू Q बाई S भी कह सकते हैं। घबरा, कई बच्चे ये पकड़े रहते हैं तो ये दिमाग ही नहीं जाता उनका, तो सोचते हैं अरे ये क्या हो गया। तो आप दिस अपॉन दिस करें इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मुद्दा एक ही है। बात आप समझ पाए होंगे, ये मैंने डेरिवेशन किया है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो। इसको नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन वगैरह में पूछ लिया जाता है, डेराइव करने को आता है बोर्ड में, तो ये आप नोट कर पाए होंगे और ये इस तरीके से पूरा नोट कर सकते हैं। फिर आगे की बात करते हैं, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा अब तक। आगे चलते हैं और देखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देखिए, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या है, मतलब है कि व्हीट स्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज ए लार्ज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन in the galvanometer for a small change of resistance in the resistance arm। ये तो हमारी जिस रेजिस्टेंस को हमें नापना है उसको अगर जरा सा बदले तो गैल्वेनोमीटर तगड़ा डिफ्लेक्शन शो करे, तो छोटे से चेंज में आपको ढाई से बताए कि हाँ भाई डिफ्लेक्शन तगड़ा हो रहा है, जिससे हम बड़ी प्रिसाइज रीडिंग ले सकें, या कह लीजिए एक्यूरेट रीडिंग ले सकें, एक्यूरेटली हम जज कर पाए। तो सेंसिटिविटी का यही मतलब है कि रेजिस्टेंस आर्म, जिसको अननोन रेजिस्टेंस जो था उसकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में जो कांटा है, पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का, वो बहुत तेजी से हिलेगा या ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये आप समझ गए होंगे सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। अब ये सेंसिटिविटी कैसे ज्यादा अचीव की जाती है, क्योंकि फायदे की बात है, एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। तो द सेंसिटिविटी ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज डिपेंड्स relative magnitudes of the resistances in the forearm of the bridge।
द ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द फोर रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम ऑर्डर। ये चार रेजिस्टेंस थे ना, तो ये चार रेजिस्टेंस जो यहां पर बने हुए हैं, ये इनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर समझते हैं ना, क्लास 11 में पहले दूसरे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा था। 10 की पावर जो चलती है, मतलब अगर ये 10 ओम का है, ये 9 ओम का है, 8 ओम का है, 5 ओम का है, 4 ओम का है, ये मान लीजिए 100 में चल रहा है, ये 150 ओम है, तो वो पता लगा एकदम से 1 ओम ना हो जाए। 150 का मतलब 10 की पावर 2 में है, तो यही 200 ओम है, 250 ओम है, 300, ऐसे ऑर्डर इनका सेम रहे। अगर ऑर्डर चारों का बराबर रहेगा, बराबर का मतलब है, ऑर्डर सेम होने का मतलब क्वांटिटी सेम होना नहीं होता है, 10 की पावर चलती है ना, तो ऑर्डर सेम रहेगा तो सेंसिटिविटी आपको काफी बेहतर मिलेगी या अच्छी सेंसिटिविटी मिलेगी। अब देखिए कि एडवांटेजेस क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड के। जो आप रेजिस्टेंसेस को नाप रहे हैं, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज से नपाई करते हैं मेजरमेंट, तो एडवांटेज क्या है, बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है। पहला, इट इज ए नल मेथड। नल मेथड का मतलब है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती जिस समय बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। जब करंट नहीं फ्लो हो रही है तो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, वो इसके पिक्चर में नहीं आता, क्योंकि सेल में जब करंट फ्लो होगी तभी इंटरनल रेजिस्टेंस काम करेगा। गैल्वेनोमीटर में जब आपकी करंट फ्लो होगी तभी उसका रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा। जब करंट ही नहीं फ्लो हो रही तो काहे का रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होता ही ऑपोजिशन टू द करंट। तो इस समय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और सेल का रेजिस्टेंस पिक्चर में नहीं आता, तो आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलती है। एज द मेथड डज नॉट इन्वॉल्व एनी मेजरमेंट ऑफ करंट, करंट का मेजरमेंट नहीं है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ना आप करंट नाप रहे हैं ना पोटेंशियल नाप रहे हैं, तो एमीटर और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस भी पिक्चर में नहीं आते। जब हमें करंट और उस वोल्ट पोटेंशियल वोल्टेज से पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब ही नहीं है यहाँ पर, तो दोनों के जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो आउट ऑफ पिक्चर हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, द अननोन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड टू ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बाय इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इन द आर्म पीक्यू। अगर इनका रेशियो जो यहां पर लगा हुआ है, इस रेशियो को पीक्यू को हम बढ़ा दें, आर एस, पीक्यू को रेशियो को हम ज्यादा कर दें, तो हमारा जो एस हम निकालने वाले हैं अननोन रेजिस्टेंस, वो काफी अच्छी रीडिंग के तहत हमको मिल जाता है। तो ये एडवांटेजेस है, मैं हट जाता हूं, इसको देख लीजिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है व्हीट स्टोन ब्रिज का जो मैंने अलग से मेंशन किया है, कि अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट व्हीट स्टोन ब्रिज, इफ द व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो इस गैल्वेनोमीटर, इस बैटरी का पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं आप। आपकी जो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है वो अब भी बैलेंस बना रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है मैं बता ही दूं। जैसे ये फोटो बनी है, यहां पर आप इसी फोटो में देखिए, अगर ये बैलेंस्ड है, यहां पर सेल लगाता, यहां गैल्वेनोमीटर लगा दो, और यहां पर आप लगा दो सेल, ये तो अगर ये बैलेंस्ड है, इस समय बैलेंस्ड है, तो इसका दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसका अदला बदली कर दिया, ये भी बैलेंस्ड होगा, ये भी आपका बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो बोथ आर बैलेंस्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी वजह से ये जो BD आर्म है और ये जो बाहर वाली AC आर्म है, इसे हम कंजुगेट आर्म बोलते हैं। कंजुगेट का मतलब इनकी अदला बदली भी कर दोगे और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो भी बैलेंस्ड बना रहेगा। बात समझ में आई होगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो BD आर्म है, BD एंड AC आर कंजुगेट आर्म, कंजुगेट आर्म्स, ये हमारी कंजुगेट आर्म्स हैं। बात समझ में आ गई। इसको, इस गैल्वेनोमीटर, इस बैटरी को आपस में इंटरचेंज कर दोगे तो अगर ये पहले बैलेंस्ड है तो बाद में भी बैलेंस्ड मिलेगा। बैलेंस नहीं है तो की बात नहीं कर रहे हैं, बैलेंस होना चाहिए। यही बात इसके अंदर लगी है कि इफ द ब्रिज इज बैलेंस्ड, then on interchanging the position of the galvanometer and the battery, there is no effect on the balance of the bridge. That is why the arm BD and AC are called conjugate arms of the bridge. जैसे कोई भी बात छूटे ना, सवालों में रहता है, कभी कभी ऐसा लगा देते हैं बैलेंस में, आप घबरा जाते हैं। तो इसको पकड़ के रखिए
फिर मैं आपको दिखाता हूं, आपके यहां नॉर्मली जो व्हीट स्टोन ब्रिज हमने सीखा है उसके 3 रूप दिखा देता हूं, क्योंकि कभी कभी वो सीधे रूप में नहीं दिखाई पड़ता है। एक रूप हमने देखा था, हरे कलर से बना देते हैं, एक रूप तो व्हीट स्टोन ब्रिज का ये देखा है, देखिए ये जो हम अभी पहचान रहे हैं, पी क्यू आर एस, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा या कोई रेजिस्टेंस जी लगा हुआ है, ठीक। बाकी मैं सेल वेल नहीं लगा रहा हूं यहां पर, चाहे तो लगा भी लें, उसमें क्या जाता है। ये लग गया ईएमएफ ई। तो ये पहला था जो हम अभी पहचान रहे थे। इसी का सगा भाई जिसे हमें पहचानना है, इस तरह से ब्रिज बनता है। देखिए एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाइए, देखिएगा ध्यान से, यहां से निकालते हैं और मैं पूरा बना दूं, अभी आप देख पाएंगे। और एक रेजिस्टेंस यहां ए से शुरू होगा और वो जाके मिलेगा डी पर। तो इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, ये डी हो गया, ये सी हो गया, और यहां पर आप सेल लगा दीजिए। तो ये जो कहानी है, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज है। ये जो जी था ना, जी रेजिस्टेंस मानो, तो जी रेजिस्टेंस यहां पर कौन आ जाएगा, ये जी हो गया है। और पी क्यू कौन सा है, ये पी है, ये क्यू है। आर एस कौन सा है, दिस इज आर एस। आप ऐसा समझिए कि इन दोनों सिरों को पकड़ के खींच दीजिए, तो ये बीच में आएगा, पी क्यू इधर, आर एस इधर है, ये यही चीज। लेकिन बनाने इस वाले शेप को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो देख के आप याद ही नहीं आएगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं। बात पकड़ में आ गई ना। तो यहां से देखिए 2 रेजिस्टेंस थे पी क्यू, तो यहां से 2 पी क्यू थे, और डी और इसके बीच में एक जी लगा हुआ, ये जी लगा हुआ है, फिर ये दोनों आर्म वाले रेजिस्टेंस। तो ये नंबर 2 है। नंबर 3 भी बनाते हैं, जो वो भी आपसे, ये सारे व्हीट स्टोन ब्रिज के कहानी है। ये मैंने येलो लिया था लेकिन येलो हुआ नहीं, अब होगा। अब देखिए यहां पे एक ब्रिज बनाते हैं इस तरीके से, देखिए ये भी पकड़िएगा, ये देखिए इस तरह से बना रहे हैं, इसको नीचे ले आओ, और ये देखिए ये ए सी। अब यहां पर ये जो आर 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 सब ले लेते हैं हम लोग अगर, तो दिस इज ऑल्सो ए व्हीट स्टोन ब्रिज। या आर 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 ना लें अगर हम लोग, हटाना भी मुश्किल हो सकता है। तो यहां पीक्यू की बात अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एक रेजिस्टेंस है, ये एक बन गया मेरे ख्याल से, ठीक। तो ये अगर यहां की बात करें, तो इसको भी जब आप ऐसे ऐसे पकड़ के खोल दीजिए, तो ये बीच वाला आ जाएगा जी, और जब खोलेंगे ये बचेगा पी, ये बचेगा क्यू, और ये बचेगा आर, ये बचेगा एस। दिस इज ऑल्सो एट व्हीट स्टोन ब्रिज। इस वाले एसी को ऐसे खोल दीजिए, तो बीच में ये बचेगा, ये दोनों इधर चला जाएगा, पी क्यू ऐसे ही बन जाएगा, ये आर एस। और यहां भी आपने ए पकड़िए, सी पकड़िए, ऐसे खींच दीजिए, तो ये आर्म आ जाएगी, 2 इधर 2 इधर की। तो ये 3 टाइप्स है जो मैंने बताया। ये तीनों के तीनों व्हीट स्टोन ब्रिज हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज इसलिए कि मैं अभी सवाल भी लूंगा इन पे, जिससे आप गलती ना करें और पहचान लीजिए कि तीनों की कहानी व्हीट स्टोन ब्रिज की है। चलिए इसके न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, ये आप नोट करके रखिए जिससे बात पकड़ने में आसानी हो। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे पूरी बात कंप्लीट हो सके अपनी। तो पहली बात बोल रहा है, इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट द रेशियो आर पी क्यू आर नियरली इक्वल। ठीक है, द ब्रिज इज बैलेंस्ड व्हेन आर इज इक्वल टू 500 ओम। आर 500 ओम पर बैलेंस है। ऑन इंटरचेंजिंग पी एंड क्यू की अदला बदली कर दी है। द वैल्यू ऑफ आर फॉर बैलेंसिंग इज 505 ओम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द रेशियो पी बाई क्यू। देखिए पहले सिचुएशन ये थी, मैं फोटो में दिखाऊं आपको, ये कुछ ऐसे, ये पी क्यू है, ये आर ले लीजिए, ये एक्स ले लीजिए, ये फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के बाद सेकंड केस क्या है, पी क्यू को अदला बदली कर दियो तो क्यू इधर आ गया है, पी इधर, और आर और एक्स में कोई चेंज नहीं किया। दिस इज द सेकंड केस। बात आप समझ पा रहे होंगे। तो फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, यहां बात करते हैं फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन
ब्रिज। कंडीशन क्या होगी, P बाई क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एक्स, हम पहचानते हैं। बोल रहा था पहले केस में R की वैल्यू 500 है, तो इन फर्स्ट केस P बाई क्यू इज इक्वल टू R की वैल्यू 500 अपॉन एक्स। ये पहली सिचुएशन बन गई। सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस तो पी क्यू इंटरचेंज किया था, तो ऊपर पी क्यू हो गया, नीचे पी हो गया, 505 आर ले लिया था, बचा एक्स। नंबर 2, अब इन्हीं फर्स्ट और 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई कर देंगे, निपट जाएगा, यानी P अपॉन क्यू इंटू क्यू बाई पी, 500 अपॉन एक्स इंटू, ये इंटू है, ये एक्स लिखा है ध्यान रखना, इंटू 505 अपॉन एक्स। मैं डॉट लगा दूं, नहीं एक ही ना समझ लो कहीं। तो ये Q से Q कटा, P से P कटा, और ये वैल्यू आ गई, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 1 इज इक्वल टू 500 इंटू 505, और नीचे बचा एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां पर, अंडर रूट 500 इंटू 505, और ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 502.5 ओम आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। कुछ और भी पूछा था, एंड द रेशियो ऑफ P बाई क्यू, तो रेशियो ऑफ P बाई क्यू क्या रहा, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू, यानी इक्वेशन 500 अपॉन 502.5 विच इज 0 है ये, तो 1 अपॉन 1.005, दिस इज इक्वल टू 1:1.005। ये आपका आंसर आ गया। इसको आप नोट करने का आपको मौका देता हूं मैं, जिससे आप आसानी से बातों को समझ लें। तो ये आप नोट कीजिए, फिर अगला सवाल बनाते हैं हम लोग, जिससे पूरी बात, टॉप क्वालिटी टीचिंग की बात आप तक पहुंचे और कोई गलती आप ना कर पाए। तो ये नोट कर लिया होगा उम्मीद करते हैं आपने, और इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। ये देखिए यहां पर, ठीक। अगला सवाल पकड़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का ही, इस तरह की शेप का, जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है। और कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर्स एज शोन इन द फिगर। अब ये देखिए, इसको हमें तुरंत पहचान लेना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज है, और इसको मैं तोड़ के अगर आपको दिखाऊं, तो मैंने कहा था ना कि ये G वाली आर्म है, बाकी इन दोनों को ऐसे खींच दो तो ये PQ बन जाएंगे। तो यहां पर ये देखिए, ये आर्म बनी, ये पॉइंट A है, 1 ओम इधर जा रहा है, और नीचे वाला 2 ओम इधर आ रहा है। इनके बीच ये G हुआ करता था BD के बीच में, तो ये B है, और ये आपका D है, इसके बीच में 5 ओम है। फिर आगे बढ़ाइए B से C तक, और C से भी D से C तक, विच इज 4 ओम, और ऊपर वाला है 2 ओम। ये कुछ कहानी है आपकी, और सेल लगा है 4 वोल्ट का, जैसे मैंने आपको सिखाया था। यहां चेक कीजिए, इसके रेशियो बराबर तो नहीं है। अगर मैं बात बोलूं, ये P ले लूं, ये Q ले लूं, ये R ले लूं, तो ये S ले लूं, तो यहां चेक करते हैं। तो P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R बाई एस मिलेगा क्या, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4, दैट इज ट्रू। यानी ये है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तो बीच का 5 ओम का रजिस्टर हमारे किसी काम का नहीं, यहां से करंट ही नहीं जाएगी, तो काहे का रेजिस्टेंस। अब ये दोनों देखिए सीरीज में है, 1 और 2, तो ये पिक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी, 1 2, और ये नीचे वाली ऐसे 2, ये कुछ ऐसी कहानी है 4 वोल्ट। तो ये रहा 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम। तो ये सर्किट में आपको ब्रेक करके दिखा रहे हैं, 2 1 + 2 3 ओम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका
सीरीज में सिंपली जुड़ जाता है, और ये 4 + 2 6 हो गया, 6 ओम। बाकी बैटरी लगी हुई है। अब यहां पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि 3 और 6 पैरेलल में है, तो ये दोनों अगर पैरेलल में, तो आरपी का फॉर्मूला क्या होता है 2 के लिए, 3 × 6/3 + 6 R1 × R2/R1 + R2, और ये वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका नेट जो आर है वो 2 ओम है। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द करंट। अच्छा, अभी करंट पूछिए, ओम आर आया है 2, बैटरी है 4 वोल्ट की, तो I = V/R। 4 वोल्ट की बैटरी थी, 2 इसका रेजिस्टेंस निकाला है, आंसर आ गया 2 एम्पियर। इस तरीके से ये आप सवाल कर पाएंगे। इसको नोट कर लें आप। बड़े आसान सवाल होते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल से इतना में पूरी स्लाइड शायद दिख जाए आपको, तो इसको नोट कीजिए। एक सवाल और करेंगे हम लोग, पूरी चीज क्लियर हो, नोट कर पाए होंगे। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, 2 एम्पियर इसका आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा आप सीख पाए होंगे। अगला सवाल करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बात की थी जिससे आपको पकड़ बन जाए पूरी। यहां पर लिखा है ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस शोन इन द फिगर इक्वल्स टू आर। सारे रेजिस्टेंसेस आर हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ए एंड सी। ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि ये भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। व्हीट स्टोन ब्रिज, और व्हीट स्टोन ब्रिज में कैसे है, ए और सी को ऐसे खोल दीजिए, तो जब ए को घुमा के यहां ले आएंगे ये ब्रिज बन जाएगा, और सी इधर आ जाएगा। तो ये बेसिकली कैसा बन जाएगा, अगर मैं इसको बोलूं ए, तो एक रेजिस्टेंस आपको इधर जाता दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस इधर जाता दिख रहा है, ये सारे आर हैं। तो इस पॉइंट को लिख दीजिए डी, और इधर वाला पॉइंट हो गया बी, और बीच में ये डी और बी के बीच में एक आर और पड़ा है। फिर यहां से एक गया और यहां से एक गया, डी और बी से जा रहा है सी की तरफ, तो ये भी आर, ये भी आर। ये यहां पर कहानी है। अब आप जाने बैलेंस्ड है, क्योंकि अगर मैं इसको P ले लूं, इसको Q ले लूं, इसको R ले लूं, जैसे हम लोग मानते थे S ले लूं, तो P/Q बैलेंस्ड वाली कंडीशन, यहां भाई R/R = R/R, यानी कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड होने से फायदा क्या मिला या घाटा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये आर अब पिक्चर से आउट है, ये किसी काम का आर नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं जा रही है, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। अगली बार फिर वही कहानी अगर बनाऊं, वरना तो आप ओरली भी कर सकते हैं। अब इसको ये देखिए, कुछ ऐसी कहानी रह गई, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, क्योंकि बीच का काम के सीरीज में है। तो ये पिक्चर क्या बन गई आपको समझाने के लिए, 2R, और ये भी 2R, ये दोनों है पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट कितना रहा, 2R R1 R2 अपॉन R1 + R2। हम जानते हैं इसकी वैल्यू R ओम आ जाएगी। दिस इज द आंसर। बस इसको नोट कर लीजिए, आप पहचान पाए कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, और ये जानने की कोशिश करें कि बैलेंस्ड है कि नहीं। मैंने तीनों फॉर्म कराए हैं, जिसलिए आप जो समय दे रहे हैं वो टॉप क्वालिटी टीचिंग के तहत जाए। आपने नोट किया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए पावर प्योर टीचिंग की बात की है, हाईएस्ट क्वालिटी टीचिंग, कि आपको इससे फायदा मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।